आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिल्पा में। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े, या उसकी शुगर बहुत कम हो गई हो, या उसे हार्ट अटैक आया हो, या फिर उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम या ज़्यादा हो गया हो, तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स को इमिडिएटली क्या करना चाहिए, क्या सही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब देने आ रही हैं डॉक्टर सुप्रिया, जो कि एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस इमरजेंसी डॉक्टर हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर आपका कोई जानकार आईसीयू में एडमिट है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी सीनियर सिटीजन्स की और बच्चों की रियल लाइफ स्टोरीज और केसेस भी शेयर किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होंगे। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस इमरजेंसी केयर की दुनिया के बारे में। हेलो डॉक्टर सुप्रिया, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिल्पा। Hi Shilpa, thank you so much for inviting me. तो आज के हम पॉडकास्ट की शुरुआत एक ऐसे क्वेश्चन से करते हैं, जहां जैसे कि आप इमरजेंसी डॉक्टर हैं तो आप डेली जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखती हैं। तो ऐसे आप टफ चैलेंजेस कैसे फेस करती हैं आईसीयू में? That's a good question. So ये सब प्रैक्टिस से ही आता है. Initially जब मैं first join हुई थी तो it was obviously very difficult. But we try to concentrate on the positives and हम अपने आप को हमेशा रिमाइंड करते रहते हैं कि हम हमारे पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट पॉसिबल केयर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. काफी बार सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, स्पेशली जब तुम फैमिली को बताते हो कि उनका पेशेंट का कंडीशन काफी सीरियस है. बट ऐसे इस टाइम में हम आपस में डिस्कस भी करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट भी होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अल्टीमेटली समटाइम्स वी ऑल्सो नीड हेल्प, सो वी सीक प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो. तो जैसे कि अब पेशेंट्स हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, जब वो आईसीयू में विजिट करते हैं तो वो सब तरफ देखते हैं कि मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, लाइफ सपोर्ट्स हैं, मॉनिटर्स हैं। तो ऐसा माहौल देखकर उन्हें घबराहट होती है। तो आप क्या चीजें उन्हें समझाना चाहेंगी ताकि लोग जो हैं इस चीज को सुन करके आगे से आईसीयू में जाने से डरे नहीं? आई अंडरस्टैंड आईसीयू का जो टोटल एटमॉस्फेयर है वो काफी डिफिकल्ट और डिफरेंट है. हम्म। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सारी मशीन्स जो है वो आपके पेशेंट के बेटरमेंट के लिए है, पेशेंट की जान बचाने के लिए है. जो आईसीयू के रूल्स होते हैं कि फैमिली मेंबर्स को ज्यादा देर अलाउ नहीं करते. हम्म। आई अंडरस्टैंड कि जब तुम्हारा फैमिली मेंबर इतना सिक हो तो अपने को लगता है कि फैमिली मेंबर के साथ में रहा जाए. हम्म। ऐसे टाइम में हम हमेशा रिलेटिव्स को समझाते हैं कि उनके बॉडी को, तुम्हारे पेशेंट्स के बॉडी को हीलिंग के लिए टाइम चाहिए हम्म। है, एंड जितना इन्फेक्शन से उनको बचा सके उतना जरूरी है. हम्म। सो वो सारी मशीन्स, वो सारा जो एटमॉस्फेयर है, अल्टीमेटली वो तुम्हारे पेशेंट की हेल्थ के लिए और रिकवरी के लिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग है. हम्म। तो जैसे कि कई बारी हमारे कोई रिलेटिव या हमारे कोई फ्रेंड्स में कभी ना कभी कोई एडमिट हुआ होता है आईसीयू में, तो किन बातों का हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की केयर करना. बिकॉज हम काफी पेशेंट्स के रिलेटिव्स को देखते हैं, स्पेशली जिनके पेशेंट्स बहुत सिक है. तो हम्म। बट नेचुरल है कि तुम्हारा लव्ड वन अगर आईसीयू में एडमिटेड है तो पूरा टाइम अपन पेशेंट के बारे में सोचते हैं, खुद पे हम्म। काफी निग्लेक्ट होता है. बट वी नीड कि जो रिलेटिव्स हैं वो भी अपना ध्यान रखें. हम्म। दूसरी चीज, आस्क कीप आस्किंग क्वेश्चंस. हम्म। बहुत बार बहुत सारी चीजें पेशेंट्स को समझ में नहीं आती और उनको एक हेजिटेशन होता है कि डॉक्टर को कैसे पूछे. हम्म। बट पेशेंट्स के रिलेटिव्स को यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, एंड हमारा काम है जितना पॉसिबल हो सके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करना. हम्म। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि रिलेटिव्स का प्रेजेंस काफी मैटर करता है, बिकॉज अल्टीमेटली डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, बट जो एक मेंटल सपोर्ट होता है वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही दे सकते हैं. तो हम्म। योर प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे कि कोई पेशेंट अगर आईसीयू में होता है तो उसकी डेली लाइफ वहां पर कैसी होती है? आईसीयू में भी एक रूटीन बन जाता है पेशेंट्स का. सो
एक साइड में है सिंपल या रिलेटिवली स्टेबल पेशेंट्स जिनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है, जो कॉन्शियस है। तो हम्म। उनके लिए भी मॉर्निंग में उठ के सिस्टर्स उन्हें हेल्प करती है, स्पंज बाथ देने में, ओरल केयर, मेडिसिन, ब्रेकफास्ट, डॉक्टर के विजिट्स होते हैं। हम्म। हमारे पास एक पेशेंट थे, उनको सुबह क्रॉसवर्ड पजल करना बड़ा अच्छा लगता था, तो उनके लिए एक वही थेरेपी जैसा हो गया था। काफी आईसीयूज में टैब्स और फोन्स भी अलाउड होते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। तो हम्म। लोग अपना जो काम है, जो मिस कर रहे हैं, अपने फैमिली से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। बुक्स अलाउड होती है, न्यूज़पेपर्स अलाउड होते हैं। सो मोस्टली एक रूटीन बन जाता है। जो सिक पेशेंट्स होते हैं, जो अनकॉन्शियस है या जो वेंटिलेटर पे है, उनके लिए हम ट्राई करते हैं कि फैमिली मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा अलाउ करें। म्यूजिक थेरेपी भी हेल्पफुल होता है। थोड़ा सा लाइट सेडेशन भी रखते हैं ताकि वो पेशेंट्स घबराए ना। तो जैसे कि फैमिली मेंबर्स हैं, उनका आपने बताया सपोर्ट बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आईसीयू के अंदर जाते समय? सबसे पहले तो मास्क, जो अपन ने कोविड में प्रैक्टिसेस की थी, वो हम्म। हर जगह स्पेशली आईसीयू में अभी भी अप्लाई होती है। हम्म। तो वेयरिंग मास्क, यूजिंग हैंड सैनिटाइजर। हम यूजुअली पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को बोलते हैं कि पेशेंट्स को ज्यादा टच मत करिए, स्पेशली अगर उनके पेशेंट्स काफी बीमार है तो। हम्म। एंड उसके अलावा जस्ट बी देयर, जस्ट बी प्रेजेंट, यू कैन टॉक टू देम। तो कोई लोग गाना गाते हैं, कोई आरती बोलते हैं, कोई इधर उधर की बातें बोलते हैं, कोई वीडियो कॉल्स करते हैं। काफी जो लॉन्ग टर्म हमारे आईसीयू में पेशेंट्स रहते हैं, उनके लिए रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के फोटोज लेके आते हैं, या जो चीजें वो पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आजू बाजू क्यूबिकल में लगाते हैं, भगवान की मूर्तियां लगाते हैं। सो मेडिसिन इज वन थिंग, बट बहुत सारा होलिस्टिक केयर का पार्ट होता है, जो पेशेंट को पॉजिटिव रखता है, जो उनको होप देता है, इंस्पायर करता है। हम्म। तो आप जैसे बहुत सारे पेशेंट्स, कई बार ऐसा होता होगा जो आईसीयू में एडमिट हैं, तो वो हम्म, डेफिनेटली क्रिटिकली इल हैं और उनको अगर सेम हम्म, टाइम पर अर्जेंट अटेंशन चाहिए, तो आप उस हम्म। चीज को कैसे मैनेज करते हैं और कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो देर इज अ थिंग कॉल्ड ट्रायज। ट्रायज मतलब जैसे रेड, येलो, ग्रीन होता है, एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है। मोस्टली ये इमरजेंसीज में होता है, बट हम सबकॉन्शियसली हर मेडिकल सिनेरियो में ये चीज फॉलो करते हैं। हम्म। ट्रायज का मतलब होता है जो पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल है, जो जिसको जल्दी लाइफ सेविंग इंटरवेंशन का जरूरत है, जिसके बिना उनका लाइफ क्रिटिकल डेंजर में हो सकता है, वो पेशेंट्स को पहले अटेंड किया जाता है। मोस्ट आईसीयू और नर्सिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो हम्म। देर इज ऑलवेज अ चेकलिस्ट कि जैसे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हम बोलते हैं। हम्म। तो डॉक्टर्स का और नर्सेस का एक चेकलिस्ट होता है ताकि कोई चीज मिस ना हो। हम्म। हॉस्पिटल और आईसीयू के मेडिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से कोई चीज मिस ना हो। हम्म। रेड के बाद आता है येलो। तो येलो इज जो पेशेंट्स जो क्रिटिकल है, बट वो इतने क्रिटिकल नहीं है कि उनका जानलेवा कंडीशन है, बट उनको अटेंशन की भी इक्वली जरूरत है। सो रेड के बाद आता है येलो। हम्म। ग्रीन इज जो पेशेंट्स रिलेटिवली स्टेबल है, उनको थोड़े देर बाद देखा जा सकता है। तो हम्म। इस हिसाब से हम हमारे रिसोर्सेस, ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, हम्म। बट जितना मेडिकली इंटरवेंशन जिसको ज्यादा जरूरत है लाइफ सेविंग के हिसाब से, उस हिसाब से हम ट्राइज करते हैं। हम्म। तो जैसे कि जो आईसीयू यूनिट है, अक्सर लोग कहते हैं हम्म, वो बहुत डिफरेंट होती है जो हॉस्पिटल का एक जनरल वार्ड होता है उससे। तो जी। बिहाइंड द सीन्स वहाँ कैसे काम होता है? डॉक्टर्स, नर्सेज, जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, वो किस तरह से काम हम्म। करते हैं पेशेंट की केयर करने के लिए? सो आईसीयू इज डेफिनेटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल वार्ड। हम्म। एक तो 24/7 आईसीयू में डॉक्टर्स और नर्सेस रहेंगे ही, हम्म। बिकॉज इमरजेंसीज और क्रिटिकल केयर में टाइम डज नॉट मैटर। हम्म। हमारी शिफ्ट्स में ड्यूटीज होती है ताकि नर्सेस और डॉक्टर्स एग्जॉस्ट ना हो। वी नीड देम टू बी एट द पीक मेडिकल, मेंटल एज वेल एज फिजिकल कंडीशन। सो हम्म। हमारे शिफ्ट्स में वर्क होते हैं 6 आवर्स या 8 आवर्स या 12 आवर्स। हम्म। दूसरी चीज, हमेशा टीम वर्क होता है। तो हम्म। जैसे एक या दो पेशेंट के लिए एक नर्स अलॉट होती है। सो हम्म। द अमाउंट ऑफ केयर एंड इंटरवेंशन जो है, वो ज्यादा फोकस्ड रहता है। हम्म। एंड वी हैव अ टीम वर्क, जैसे मैंने कहा। सो नर्सेस है, फिजियोथेरेपिस्ट है जो पेशेंट्स को खड़ा करेंगे,
डाइटिशियंस है जो उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स है जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का ध्यान रखेंगे, स्पेशलिस्ट है जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे। सो एक पेशेंट को फोकस्ड केयर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केयर मिलता है आईसीयू में। तो इट साउंड्स इंटेंस, बट देर इज अ ह्यूमन एज वेल एज कंफर्ट in managing the ICU patients. जैसा कोविड-19 था, आई थिंक वो सबके लिए ही बहुत ही टफ फेस था। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार वालों को, जान पहचान वालों को, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया। तो किस तरह का माहौल था उस समय इमरजेंसी यूनिट में, और आपने उस समय उस हालात को, उस मुश्किल समय को कैसे संभाला? COVID was definitely one of the most trying times, I think सबके लिए। इमरजेंसी और आईसीयू में सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट रहा है। हम्म। कोविड के टाइम पे आई हैव वर्कड इन डिफरेंट सेटअप्स। हम्म। गवर्नमेंट सेटअप्स में काफी डिफिकल्ट था मैनेज करना पेशेंट्स को। वेंटिलेटर्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, हम्म। रिलेटिव्स अपने लव्ड वंस को देख नहीं पाते थे, वीडियो कॉल्स एंड फोन पे ही सब डिस्कशंस होते थे। बट इसके बावजूद भी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगी हम्म। कि इतना मेडिकल केयर, मेडिकल रिसोर्सेस एक्सटेंड होने के बावजूद भी वी डिड मैनेज टू सेव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। हम्म। मिनिमम रिसोर्स के मिनिमम लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में हमने जितना मैक्सिमम हो सका, मोस्ट हॉस्पिटल्स ने ट्राई किया था पेशेंट्स को मैनेज करना, सेव करना। एंड छोटी छोटी चीजें जैसे हम्म। वीडियो कॉल्स हो गए। सो आई स्टिल रिमेम्बर वी हैड एन ओल्ड पेशेंट, ऑक्सीजन मास्क भी थी आंटी, एंड हम्म। हर डॉटर यूज टू कॉल फ्रॉम द स्टेट्स। हम्म। एंड फोन पे ज्यादा कुछ बात तो हो नहीं पाती थी, नेटवर्क भी इतना खराब था, हम्म। बट शी यूज टू कीप सिंगिंग सॉन्ग्स एंड आरतीज गाती रहती थी। एंड आई रिमेम्बर वन डे शी यूज टू स्माइल डिस्पाइट हैविंग अ मास्क, हम्म। despite being surrounded by strangers in PPs, she हम्म। used to smile. हम्म। So COVID was bad, but there were good aspects to it, and we did the best we could. तो जैसे आप इतने करीब से रोज इतने सारे इल पेशेंट्स को देखती हैं, और कई बारी डेथ भी होती होगी लोगों की जो आपको फेस करना पड़ता होगा, तो ऐसे में आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखती हैं? It is a challenge. It हम्म। is an everyday challenge. हम्म। हर डॉक्टर के दिल और दिमाग में वो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको वो कभी भूल नहीं सकते, या तो वो पेशेंट्स कुछ सिखा देते हैं या तो उनको सेव नहीं कर पाते हो इसलिए। मोस्ट लोग अभी भी फीलिंग्स और इमोशंस बॉटल अप करके रखते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर टोल्ड कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। हम्म। बट आई हैव रियलाइज्ड पर्सनली कि सारी फीलिंग्स बॉटल अप करके इज नॉट अ स्ट्रेंथ। फीलिंग्स हम्म। को दबाना या इमोशंस को दबाना इज नॉट स्ट्रेंथ। हम्म। फीलिंग्स को डील करना और प्रॉपरली कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। हम्म। So personally, I talk to my support system, my family members and close friends. हम्म। We talk amongst themselves. एक one cup of chai with your ICU colleagues and nurses, that itself is a therapy session. Writing down things, noting down things, that helps. हम्म। And many a times having conversation with patients or उनके relatives, that also helps. हम्म। So there is ऐसा one size fits all नहीं है. Everybody has to develop their coping mechanisms. हम्म। And I am also learning every day. I think lifelong वो learning process चालू ही रहेगा. हम्म। हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजों से इतना एंजाइटी हो जाती है, हमें परेशान हो जाते हैं। बट आपकी तो लाइफ रियली, मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट कि इतने एकदम से इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं और सब कुछ है। तो आई थिंक जैसे आप हैं तो मेंटली यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग, राइट? अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द पेशेंट्स। Yes, yes, it is true. Breaks भी important है. So, हम्म। like personally, after 1 or 2 months, I take at least 3 to 4 days off. हम्म। Sometimes 1 month maybe. So, you have to take time for yourself. Otherwise, you won't be able to give your 100% to the patients. हम्म। तो कोई ऐसा पेशेंट आपके करियर में इमरजेंसी यूनिट में आया जिसने आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ा हो? कुछ आप बताना चाहें? Yes, yes. So we had a young lady. Recently she had come back from her honeymoon, हम्म। and honeymoon से she came back and directly हमारे ER में आए.
हम्म। उनको थोड़ा ब्रीदिंग में तकलीफ था और थोड़ा वीकनेस, फटीग लग रहा था। हम्म। सो वी ट्रीटेड हर, बेसिक लैब्स भेजे, एक्सरे करवाया, एंड हम सोच रहे थे कि इनको एक दिन के लिए एडमिट करके देखते हैं। हम्म। एंड आई स्टेप्ड आउट दूसरे पेशेंट देखने को, सडनली आई हर्ड द नर्स कॉलिंग कि डॉक्टर कम अर्जेंटली, देयर इज अ कोड ब्लू। कोड हम्म। ब्लू मतलब किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है और हार्ट बंद पड़ गया है। हम्म। टर्न्स आउट कि ये यंग लेडी सडनली शी हैड कोलैप्स, हम्म। उसका पल्स नहीं था, वो सांस नहीं ले रही थी, एंड शी हैड अ सडन कार्डियक अरेस्ट, हर हार्ट हैड सडनली स्टॉप. हम्म। So the entire team gathered. There were around 4 to 5 nurses, 2, 3 doctors, and everybody in the healthcare. हम उसे सीपीआर दे रहे थे, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई चेस्ट कंप्रेशंस दे रहा है. हम्म। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब टोटल 45 मिनट के ड्यूरेशन में, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम्म। हम ड्यूरिंग सीपीआर सोच रहे हैं कि एक हेल्दी यंग फीमेल सडनली कैसे कोलैप्स हो सकती है. हम्म। एंड देन बीच चेस्ट कंप्रेशन सीपीआर के बीच में हमने अल्ट्रासाउंड करके देखा तो रियलाइज हुआ कि शी प्रोबेबली हैड अ कंडीशन कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती है, या किसी को कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कोई मेडिसिन लेता है, या कोई अंडरलाइन कंडीशंस होती है, हम्म। उसमें लेग्स में ब्लड क्लॉट्स बन के कभी कभी वो ऊपर ट्रैवल करके लंग्स में अटक जाते हैं और सडनली ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है. हम्म। और ये इतना तुरंत होता है और बिना कोई सिम्टम्स के होता है कि many times we lose those patients. हम्म। But this lady, against all odds, we managed to give her the life-saving medication that she needed. And within 2 days, she was off the ventilator. Within a week or so, she was out of the ICU. She was talking. She survived. So she survived, and she thrived. She walked out of the ICU eventually. So like she still wishes me happy new year and stuff like that on social media. हम्म। So that has been a very positive case that I remember. हम्म। तो आपके इमरजेंसी यूनिट में डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा कॉमन मेडिकल कंडीशंस क्या आती हैं जो लोगों को आईसीयू में लेकर आती हैं? uh, ये भी डिपेंड करता है लोकेशन पे और एरियाज पे. हम्म। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट आईसीयूज जो होते हैं हम्म। वहां पे मोस्टली हम ओल्डर पॉपुलेशन से डील करते हैं मोस्टली. हम्म। तो उसपे हार्ट अटैक्स, सिवियर इन्फेक्शंस, लंग कंडीशंस या पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं. हम्म। वहीं अगर अपन गवर्नमेंट आईसीयूज में जाए या रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में जाए तो वहां पे इन सब कंडीशंस के अलावा पॉइजनिंग्स, स्नेक बाइट, एक्सीडेंट्स या वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, मलेरिया, डेंगू, ऐसी कंडीशंस ज्यादा मिलती है. हम्म। सो ओवरऑल यहाँ पे आईसीयू में हमारे पास हर स्पेक्ट्रम के पेशेंट्स होते हैं. लाइक अभी रिसेंटली एक बेड पे वी हैड अ यंग टीनेजर जिसने ड्रग ओवरडोज पॉइजनिंग के हम्म। साथ वो पेशेंट हमारे पास थे. उसके बाजू में ही एक ओल्ड दादाजी जो सिवियर इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन से आए थे. तो हम्म। हर टाइप का इमरजेंसी या सीरियस कंडीशन, स्नेक बाइट से हार्ट अटैक से लेके तो इन्फेक्शन तक, एक ही छत के नीचे आईसीयू में मिलता है. तो जैसे आपने ये बताया कि एक टीनेजर है, कोई ओवर पॉइजनिंग उसको हो गया था, तो इट इज बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशन? Unfortunately, it was an attempt. It was a suicidal माय attempt. गॉड। तो thankfully he survived. हम्म। बट जो पीयर प्रेशर बोलते हैं, मतलब अगेन दिस इज नॉट माय परव्यू बट आई हैव सीन द इफेक्ट्स. हम्म। जो स्पेशली हमें काफी बार सुनने में आता है कि इसका 10th का एग्जाम था या 12th का एग्जाम था, हम्म। एंड वो स्ट्रेस में आके उसने स्लीपिंग पिल्स ले ली या कोई XYZ मेडिकेशन ले लिया. हम्म। सो वी गेट क्वाइट यंग पेशेंट्स जो इन सब चीजों से आते हैं. सो आईसीयू में अब आजकल द ट्रेंड्स आर चेंजिंग. हम हम्म। सिर्फ ट्रीटमेंट पे स्टॉप नहीं होते. वी मेक श्योर कि इसको साइकाइट्रिस्ट काउंसलिंग मिले. वी हम्म। मेक श्योर कि एक बार जो पेशेंट हमारे हम्म। साथ, हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है, वो पेशेंट वापस आईसीयू में फिर से हमें ना मिले. हम्म। तो होलिस्टिक केयर आईसीयू में वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट. इट विल टेक हम्म। टाइम बट यस वी आर ट्राइंग कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी मैटर करते हैं ताकि वो फिर से आईसीयू में ना आ पाए. हम्म। तो उस पेशेंट के लिए आप साइकेट्रिस्ट और काउंसलिंग और वो सब भी रिकमेंड करते हैं ताकि वो दोबारा से वो पेशेंट ऐसा अटेम्प्ट ना करे और दोबारा से आईसीयू में ना आए? डेफिनेटली. तो आई थिंक इट्स वेरी। फैमिली एज वेल एज पेशेंट दोनों का काउंसलिंग इम्पोर्टेंट होता है. तो जैसे कि आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम्म. बहुत ज़्यादा बातचीत इसकी हो रही है आने वाले टाइम में भी।
तो आपको क्या लगता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है, और वो किस तरीके से मदद कर सकता है क्रिटिकल केयर यूनिट में? सो डॉक्टर्स को तो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, एटलीस्ट इमरजेंसी और आईसीयू में। हम्म। बट एआई हैज हेल्प्ड अस अ लॉट, हमारी लाइफ काफी इजी बना दी है, हमारी और हमारे पेशेंट्स की भी। हम्म। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 10 years में सब डेटा डिजिटलाइज हो गया है। हम्म। एंड उसके अलावा अभी जैसे कुछ एआई मॉड्यूल्स डेवलप हुए हैं जो सिवियर इन्फेक्शन को होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये पेशेंट सिवियर इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। हम्म। Most ICUs all over the world, majority of patients and cause of death in the ICU is severe infection. हम्म। So this AI model, even though it is not in the practice, at least in India, हम्म। but it will help save a lot of lives. हम्म। Same thing is about ventilator. कि हम्म। हर एक बॉडी डिफरेंट होता है। आजकल जो एआई वाले वेंटिलेटर्स आए हैं, वो हम्म। हर एक सांस के साथ में पेशेंट को कितना ऑक्सीजन का जरूरत है, कितना प्रेशर का जरूरत है, वो एंटिसिपेट करके पेशेंट के बॉडी और नीड के हिसाब से वो प्रोवाइड करता है। हम्म। So all of this is helpful, but at the same time, AI can never hold your hand and tell you that you will be okay. So हम्म। जो एक human touch है, जो data interpretation है, that will always be done by human beings. हम्म। तो जैसे कि वेंटिलेटर्स हैं या लाइफ सपोर्ट्स हैं, तो एक नॉर्मल इंसान उसका नाम सुन के ही डरता है कि हमारा जो लव वन है ही इज ऑन वेंटिलेटर और या लाइफ सपोर्ट। तो आप उसके बारे में क्या मिसकंसेप्शंस को तोड़ना चाहेंगी? सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ सपोर्ट इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। हम्म। लाइफ सपोर्ट इज अ ब्रिज। वो हम्म। पेशेंट को हील हील होने का टाइम देता है, वो एक सेकेंड चांस देता है। सो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आएगा, या कोई वेंटिलेटर पे है तो अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। सो ये सबसे बड़ा मिथ है। हम्म। हमने काफी पेशेंट्स देखे हैं जो काफी दिनों तक वेंटिलेटर पे रहने के बाद भी बाहर आए हैं और चल हम्म। के बाहर गए हैं, हम्म। एंड दे स्टिल सेलिब्रेट देयर सेकंड बर्थडेज। हम्म। सो दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। एंड इसके अलावा ओवरऑल जस्ट बिकॉज कोई पेशेंट आईसीयू में ज्यादा दिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा उसके बचने की चांसेस नहीं। हम्म। So it depends on the patient, and there are so many factors. So हम्म। everybody is different. हम्म। तो जैसे कि आपके यहाँ से पेशेंट्स जो जाते होंगे, तो क्या कोई कोई ऐसे कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो हर पेशेंट्स को आप बताते हैं? डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन कि वो किस वजह से आए हैं, बट क्या कुछ ऐसे कॉमन प्रिकॉशंस होते हैं जो हर पेशेंट्स के लिए सेम होते हैं? Definitely. So most of the ICU patients जो है वो हम्म। एक्सीडेंट्स की वजह से नहीं आते, बट प्रिवेंटेबल कॉजेज की वजह से आते हैं। हम्म। जैसे आजकल हम यंग स्ट्रोक के पेशेंट्स काफी देख रहे हैं। हम्म। 20-21 साल के यंगस्टर्स स्ट्रोक, मैसिव स्ट्रोक के साथ में आते हैं। हम्म। सो लाइफस्टाइल, आई हर जगह बोलते हैं कि लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट, हम्म। एंड सुनने में काफी बोरिंग भी लगता है, हम्म। बट उसका मेजर इम्पैक्ट हम आईसीयूज में देखते हैं। हम्म। जो लोगों का स्मोकिंग का हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, या ड्रग्स का हिस्ट्री है, या हम्म। इनफैक्ट जो बहुत स्ट्रेस भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो हैड अ यंग एग्जीक्यूटिव, सम 25-year-old guy. He was very proud कि मैं इतने सालों से 4 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा हूँ। हम्म। बट बाय द टाइम ही केम टू अस, वो इतने सालों से जो जंक फूड, स्ट्रेस और 4 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा था, हम्म। that all led to him having a massive heart attack at the age of 25. 25। So yes, and it is quite common. So, sleep is very important. Proper sleep, balanced nutrition, and not the health fads. आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे इतने सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, और जो हम्म। फैड डाइट्स है कि लूज योर वेट क्विकली, या फिर ये चीज खाओ, ये चीज मत खाओ, तो हर चीज को सोशल मीडिया पे जो आप सुनते हो, हर चीज पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। जो हम्म। एज ओल्ड प्रूवन मेथड्स है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर स्लीप, गुड एक्सरसाइज, गुड फूड, हम्म। लेस स्ट्रेस, जो सुनने में बोरिंग लगते हैं, बट ये ग्राउंड वर्क फाउंडेशन है फॉर अ हम्म। बेटर लाइफ, एंड प्रिवेंट coming to the ICU and becoming a headline in the ICU. हम्म।
तो जैसे आपने ड्रग के केसेस की बात करी कि वो भी आईसीयू में आते हैं, तो कितने केसेस आते हैं एक महीने में लगभग आपके पास ड्रग के लिए, ड्रग केसेस? सो अभी मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहां पे देर आर लेस पेशेंट्स. हम्म। बट आई यूज टू वर्क इन मुंबई प्रायर एंड वहां पे वी यूज टू गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. सो हम्म। व्हेन आई से ड्रग, डायरेक्ट ड्रग टॉक्सिसिटी तो एक अलग बात है. बट हम्म। जैसे कोकेन इंड्यूस्ड हार्ट अटैक इज अ कॉमन एंटिटी. हम्म। तो यंग पेशेंट्स पार्टी कर रहे हैं, सैटरडे नाइट क्लब में गए हैं, फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ दे दिया एंड सडनली वो हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं बिकॉज कोकेन पूरे हार्ट के आर्टरीज को स्पैज्म में ले आता है. हम्म। तो इवन दो हार्ट अटैक के कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे बट सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स कैन मिमिक अ हार्ट अटैक और उसका इफेक्ट सेम रहेगा, डैमेजिंग द हार्ट. हम्म। काफी हेलुसिनोजेंस होते हैं जो यूफोरिया क्रिएट करते हैं और वो यूफोरिया में कोई ऊपर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है या कोई गाड़ी के सामने आ जाता है. सो ड्रग्स का सिर्फ एक इफेक्ट ओवरडोज या टॉक्सिसिटी के साथ साथ में उसके बाकी कॉन्सिक्वेंसेस हार्ट पे, किडनीज पे, लंग्स पे, ब्रेन पे भी होते हैं. हम्म। सो इनडायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काफी पेशेंट्स आईसीयू में आते हैं. हम्म। तो ये कौन सी एज आपको ज्यादा मिलती है? जो ड्रग केसेस आपके पास आते हैं, कौन सी एज के लोग ज्यादा आते हैं आपके पास? Unfortunately, from the age of 16 right up to the age of 60. And gender में भी male female nearly equal ratio है. हम्म। So that is the sad part कि anybody who can fall prey to these things, to these propagandas, हम्म। especially with the social media out there. एक peer pressure भी होता है, भले ही वो work situation में हो या school या college situation में हो. हम्म। एंड काफी ड्रग्स हैबिट फॉर्मिंग होती है, हम्म। जैसे एलएसडी हो गया या एक्सटेसी हो गया या एमडीएमए हो गया. तो हम्म। इवन टेकिंग देम वंस कैन फॉर्म हैबिट्स. हम्म। तो यहाँ पे आपके पास जैसे आपने 16 से बताया, तो ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स वो भी आते यस. होंगे। यस. तो उस उनको आप जैसे अगर कोई इस तरीके से आता है, तो अपार्ट फ्रॉम लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट, आप उसको किस चीज के साथ और इंटीग्रेट करते हैं ताकि आपको, जैसे आप बताया कि आप चाहते हैं कि दोबारा से आईसीयू में कोई उस वजह से ना आए, आपको ना देखना पड़े वो, तो ऐसे ड्रग केसेस के लिए आप क्या करते हैं? उनको किस तरह से हेल्प प्रोवाइड की जाती है? सो आजकल वी हैव अ लॉट ऑफ गुड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. हम्म। And it's not just for very rich people, हम्म। even for low socio-economic या middle class population जो है, हम्म। उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट बिग सिटीज में काफी इनिशिएटिव्स है. सो देर आर क्वाइट अ फ्यू एनजीओज जो हेल्प करते हैं. देर आर रिहैब फैसिलिटीज हम्म। जहाँ पे 1 महीना 2 महीना उनको हेल्प किया जाता है. हम्म। डेडिकेटेड साइकाइट्रिस्ट होते हैं. हम्म। सो लाइक आई रिमेम्बर एन एग्जाम्पल. मेरी जो मेड है, हम्म। हर सन इज 25 एंड ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल हम्म। टू द पॉइंट कि उसका पूरा फंक्शनल लाइफ भी इम्पेयर हो रहा है, फाइनेंशियल्स भी ड्रेन हो रहे हैं. एंड इट इज क्वाइट ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अ पेरेंट हम्म। कि वो अपने सन को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं. हम्म। सो यहाँ पे पुणे में वी हैव आर्मी वालों का डेडिकेटेड रिहैब सेंटर है. सो इट इज हम्म। रन बाय आर्मी पीपल. वो घर आके भी उठा के लेके जाते हैं फॉर दोज हु आर नॉट कोऑपरेटिंग. हम्म। एंड दे हैव इंटीग्रेटेड एवरीथिंग, मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्प से लेके ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग से लेके, ताकि वो रिहैब के बाहर निकल के भी दे शुड नॉट रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिट्स. तो उनको नए गोल्स क्रिएट करना, उनको साइकाइट्रिक हेल्प करना, मेडिसिनल हेल्प करना. और हम्म। जब डराने की या धमकाने की जरूरत पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली एडिक्ट्स को पड़ती है, दे हम्म। व्हेन समवन इज एडिक्टेड एक नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ में आएगा उन्हें. हम्म। सो इट्स लाइक अ होलिस्टिक केयर कि यू टेक केयर ऑफ द नाउ एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ दैट पर्सन. हम्म। तो अगर जैसे कोई पेशेंट है और वो थोड़ा बेटर हो रहा है, बट सडनली कई बार ऐसा होता होगा कि वो उसकी जो कंडीशन है वो वर्सन हो रही है, या ही इज नो मोर, और तो ऐसे में आप फैमिली को किस तरीके से ये टफ न्यूज़ ब्रेक करते हैं? ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आप क्या करते हैं?
Two major things here are giving time and simplifying things. हम्म So I have seen many times, unfortunately, ऐसे सिचुएशन से we deal on a daily basis. हम्म So the most important thing is कि बहुत सारा information, especially technical information, एक साथ overload नहीं करना है. हम्म हर चीज, हर लैब वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है. हम्म मोस्ट फैमिलीज इतने शॉक में होती है कि वो एक या दो शब्दों के अलावा या एक या दो सेंटेंसेस के अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. हम्म सो टाइम देना जरूरी होता है. हम्म एट द सेम टाइम टुकड़ों टुकड़ों में इंफॉर्मेशन देना, लेयर्स में इंफॉर्मेशन देना और हम्म मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है. बहुत बार हम काउंसलर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं हम्म because doctors are busy. We do have a lot of patients. So हम्म in reality इतना टाइम नहीं होता है. हम्म प्लस कुछ चीजें हैं जो काउंसलर्स बेटर हेल्प कर सकते हैं ग्रीफ के साथ डील करने में या अंडरस्टैंडिंग के साथ. तो हम काउंसलर्स भी इन्वॉल्व करते हैं जो फैमिली के साथ बैठ के उनके मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर कर सके. हम्म एंड बहुत बार हम फैमिलीज को वी लेट देम सी द पेशेंट, ताकि बहुत बार खुद देख के ही समझ में आता है हम्म कि द पेशेंट इज नो मोर या इतना सिक कंडीशन है. हम्म Because hearing a stranger tell you and seeing it with your own eyes, they are completely two different things. हम्म So there are different ways to do it, and it requires a lot of patience, time from our end, हम्म as well as empathy from हम्म our end. तो आपके पूरे करियर में क्या कोई ऐसे भी केसेस आते हैं या कोई ऐसा केस हुआ हो जो आपके लिए बहुत ही शॉकिंग रहा हो, जो आप बताना चाहेंगे लिसनर्स Yes. को? So अभी इनफैक्ट ये 2-3 महीने पहले की बात है कि we had received a patient in the ICU, हम्म 65-year-old lady, sudden cardiac arrest. हम्म एंड आंटी उनको दादी को मैसिव हार्ट अटैक आया था. हम्म और 35 मिनट्स ऑफ सीपीआर के बाद में भी शी वॉज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव. हम्म आर्टिफिशियली वेंटिलेटर के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू उनके बॉडी फंक्शंस चालू थे, हम्म बट शी वॉज नॉट अवेक. दैट मीन्स कि ब्रेन को इतना अच्छा ब्लड सप्लाई शायद कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा कि ब्रेन का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था. सो हम्म फैमिली के साथ में डिसाइड किया गया था कि अभी कंफर्ट केयर की तरफ जाएंगे, विच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग. हम्म ज्यादा सफरिंग फैमिली से भी नहीं देखना हो रहा था, और क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं था इस सिचुएशन का, सो कंफर्ट केयर डिसाइड हो गया था. हम्म बट देन बाय द टाइम मेरा शिफ्ट का टाइम हुआ, वी नोटिस्ड कि आंटी थोड़ा ब्लिंक कर रही थी, थोड़ा हैंड मूवमेंट्स चालू हो गए थे. सो हम्म देन वी रियलाइज कि एक वो ब्लिंक से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान ही चेंज हो गया. वी रियलाइज कि नहीं, इधर 24 आवर्स देते हैं. वी स्पोक टू द फैमिली कि हम्म देर आर सर्टन साइंस जो हमने प्री डिसाइडेड अपना डायग्नोसिस था, ऐसा नहीं है, समथिंग इज चेंजिंग हियर, सो 24 आवर्स देते हैं. हम्म And surprisingly, miraculously, she within 24-48 hours हम्म off the ventilator, off the organ support, and eventually it took time for her. She had infection, but eventually she survived. She walked out of the ICU, and I still remember रात के 4 बजे आंटी बोल रही थी कि मुझे चाय और पोहे चाहिए. तब हमें समझ में आया, अगर पेशेंट डिमांड कर रहे हैं खाने की, चाय और पोहे की, तो मॉनिटर या लैब्स पे ध्यान मत दो. ये श्योर शार्प प्रूफ है कि शी इज गेटिंग बेटर. बेटर। एंड लेटर इट टर्न्ड आउट दैट शी वाज माय नेबर. हम्म सो इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. तो जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो इट्स एन इमरजेंसी, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सीक इमीडिएट हेल्प. हम्म बहुत बार मैंने देखा है कि कोई सिटी में कोई फेमस हॉस्पिटल होगा, XYZ हॉस्पिटल, या तुम लोग वहाँ के कोई डॉक्टर को जानते होंगे. हम्म सो लोगों का ऐसा होता है कि अच्छा ये तकलीफ है तो वहां पे चलते हैं. हम्म बट ट्रैवल टाइम वगैरह ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम्म अ, हम जैसे बोलते हैं कि हार्ट इज मसल एंड मसल इज टाइम. हम्म तो कोई भी इमरजेंसी में नियर बाय हॉस्पिटल में जाके प्राइमरी केयर सीख करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म एक बार पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, फिर उसको अपने इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल में या अपने नोन टू हम्म हॉस्पिटल में या यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा डॉक्टर पहचान का है, उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं. हम्म बट द प्राइमरी केयर नीड्स टू बी गिवन इन अ एज सून एज पॉसिबल. तो हम्म वो एक इम्पोर्टेंट चीज है.
आई थिंक आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किया है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, तो अगर वो 5-6 किलोमीटर भी वो हॉस्पिटल होता है जहाँ हम दिखाते आए हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते आए हैं, तो हम सोचते हैं कि हम वहीं पर ही लेकर के जाएं पेशेंट को। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ भी आपको पहले प्राइमरी केयर मिल रही है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में, आप पहले वहां जाओ, एंड देन यू कैन, थोड़ा स्टेबल होने के बाद कंडीशन, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू योर प्राइमरी डॉक्टर। तो आई थिंक, डेफिनेटली। तो अगर जैसे ये कई बारी होता है किसी की शुगर कम हो जाती है, या उसका बीपी बहुत हाई हो गया या लो हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डायरेक्टली क्या करना चाहिए एकदम से, अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं? सो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई पर्सन है जिसको मेडिकल केयर पता है या हम्म। फर्स्ट एड पता है, सो हम्म। यू कैन ट्राई थिंग्स एट होम। हम्म। बट मैंने बहुत बार देखा है कि अ, घर पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने से, या कोई रिलेटिव ने बोल दिया ऐसा करके देखो, अरे हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो हम्म। हमारे यहाँ हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस था और शुगर देने के बाद, शुगर वाटर देने के बाद वो उठ गया, तो हम्म। अपन भी फिर वो सेम चीज करने जाते हैं। तो हम्म। व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे नेबर को कोई चीज हुई और उसका सोल्यूशन उन पे वर्क किया, डज नॉट मीन कि अपने रिलेटिव पे भी वो चीज वर्क करेगी। हम्म। तो सीकिंग प्राइमरी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। आजकल बड़े सिटीज में एम्बुलेंस फैसिलिटीज काफी अच्छी है, गवर्नमेंट एम्बुलेंस फैसिलिटीज अच्छी है। काफी बार यू कैन कॉल अप द हॉस्पिटल, एंड जो प्राइमरी एड है, हॉस्पिटल के इमरजेंसी सर्विसेज भी फोन पे भी प्रोवाइड करते हैं। सो हम्म। ऑब्वियसली इंडिया में 911 जैसे फैसिलिटीज नहीं है, हम्म। but that does not mean कि you are helpless. हम्म। Like the hospital I used to work previously, we used to get a lot of phone calls कि शुगर कम हो गया है, या फिर बीपी बढ़ गया है, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसे सिचुएशन में हम फोन पे भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस देते थे, जब तक हम्म। एम्बुलेंस आ रही है और आप वेट कर रहे हो। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर पीपल टू टेल यू व्हाट टू डू, इट्स हम्म। ऑलवेज बेटर कि आप किसी नोन पर्सन, नोन डॉक्टर को या इंस्टीट्यूशन को कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। हम्म। तो कोई आप ऐसी कोई 3 चीजें, डेली हैबिट्स बताना चाहेंगी जो लोग अपने हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डेली यूज में कर सकते हैं, एंड दे डोंट लैंड अप इन आईसीयू? So the most important is stress. हम्म। And I know it is easy for us doctors to say कि stress मत लीजिए, हम्म। but stress, coping mechanisms for stress is very important. हम्म। Because I understand कि stress नहीं लेना is not practical and it is unavoidable आज के lifestyle के हिसाब से, but हम्म। proper coping mechanisms. So हम्म। instead of overeating when you are stressed, you हम्म। can try diverting it कि वॉक कर लिया, या जिम चले गए, या घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर ली, या हम्म। अगर स्ट्रेस में बिंज ईटिंग का इच्छा होता है काफी लोगों का, सो यू कैन लाइक रिप्लेस इट विथ एटलीस्ट अ लिटिल हेल्दियर ऑप्शन, सैलेड से लेके तो जो भी मंचीज है, बट थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन। सो हम्म। ट्राइंग टू फाइंड वेज टू डील विथ योर स्ट्रेस इन अ हेल्दी मैनर। हम्म। दूसरा चीज हुआ कि एज वी डिस्कस्ड बिफोर, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। एंड अनइंटरप्टेड नाइट स्लीप इज इम्पोर्टेंट। हम्म। अगर आप टूटी फूटी नींद दे रहे हो तीन हम्म। चार घंटे नाइट में, और फिर सोच रहे हो कि नहीं मैं बाद में सो लूंगा, तो हम्म। दिस इज नॉट, दिस इट्स नॉट हाउ द बॉडी वर्क्स। हम्म। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी सिग्नल्स। जब हम्म। बॉडी कोई साइन और सिग्नल देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत बार बार थकान लग रही है, फटीग लग रहा है, हम्म। थोड़ा सा चलने के बाद में भी सांस फूल रही है, तो ये हम्म। बॉडी सिग्नल्स और साइंस हमेशा देती है। तो हम्म। वो सिग्नल्स और साइंस को इग्नोर नहीं करना हम्म। है। रेगुलर चेकअप्स आर इम्पोर्टेंट। हम्म। गोइंग टू द हॉस्पिटल या क्लिनिक फॉर एटलीस्ट बेसिक चेकअप, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म। जितना आप पोस्टपोन करेंगे ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर का हेल्प लेना, उतना ज्यादा डिले होगा, उतना ज्यादा आप आईसीयू और हमारे करीब आते जाएंगे। और कई बारी हम ये भी सोचते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो 3 बजे 4 बजे सोते हैं, और फिर वो 10-11 बजे सो करके उठते हैं, यस। तो वो सोचते हैं कि हमने नींद तो पूरी ले ली। तो आई थिंक वो एक नाइट टाइम स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
It is true. So there is a thing, there is a term called circadian rhythm. हम्म Circadian rhythm मतलब ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, जो हम्म दिन भर में एक स्पेसिफिक टाइम पे रिलीज होते हैं। हम्म अर्ली मॉर्निंग रिलीज होंगे, शाम को रिलीज होंगे। और ये सब केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो है, ये बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस, मूड, सब कुछ, वेट, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है, मैनेज करता है। सो एज यू राइटली सेड कि a specific time of sleep is important, a specific duration of sleep is important because बहुत सारे हॉर्मोन्स और बॉडी प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस उससे लिंक्ड होते हैं। हम्म। तो आपके करियर में कोई ऐसी पेशेंट आया हो या आई हो जिस जो आपके लिए बहुत ही शॉकिंग रहा हो और आप कभी भूल नहीं सकती हो उसको? यस, सो मैं जब न्यू न्यू ज्वाइन हुई थी इमरजेंसी में, सो वी हैड एन ओल्ड मैन अराउंड 75-80 ईयर्स के दादाजी थे। उनके फैमिली मेंबर्स उनको लेके आए कि बाथरूम में गिर गए। एंड हमने उनको देखा तो सिर पे पट्टी बंधी थी और काफी खून बह रहा था सिर से। हम्म दादाजी अनकॉन्शियस थे। तो ये काफी मतलब इट वाज अ वेरी एक्सपेक्टेड थिंग कि इस ओल्ड एज में बाथरूम में स्लिप होके गिर गए और इसलिए उनको हेड इंजरी हुआ है। सो हम्म थोड़ा स्टेबिलाइज किया, बट उनका कंडीशन खराब होते गया, हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। हम्म वेंटिलेटर के बाद में लेने के बाद में जब हमने उनका सीटी स्कैन करवाया तो सीटी स्कैन में समझ में आया कि जिस तरीके का स्कल फ्रैक्चर है, वो बाथरूम में गिरने की वजह से इतना ऐसा स्कल फ्रैक्चर का पैटर्न नहीं रहेगा। दैट हम्म फ्रैक्चर का पैटर्न वाज मोर टुवर्ड्स कि किसी ने इंसिडेंट डेलिबरेटली बार बार मारा है, उस तरीके का स्कल फ्रैक्चर था। हम्म देन वी रियलाइज कि ये कुछ नॉर्मल सिंपल बाथरूम फॉल का केस नहीं लग रहा है। हम्म फिर हमने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को बुलाया, उन्होंने आंखों के रेटिना चेक किए। तो आंखों के रेटिना में भी काफी ब्लीडिंग था, विच मीन्स कि उनको काफी हिलाया गया है। ये चीजें बच्चों में भी होती है, उसको शेकन बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, कि हम्म छोटे बच्चों को भी जब बहुत ज्यादा हिलाते हैं तो आंखों हम्म की रेटिना की वेन्स और आर्टरीज फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाता है। तो हम्म कुछ कुछ ऐसे साइंस हमने ट्रेस करना शुरू किया। हम्म फिर जब नर्स दादाजी को कैथेटर कर रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके थाई पे काफी ब्रूजिंग थी और हम्म पुरानी भी थी। मतलब पर्पल, रेड, ब्लू, ग्रीन मार्क्स थे जो काफी हीलिंग स्टेजेस में थे, वो भी अलग अलग हीलिंग स्टेजेस में थे। विच मेंट कि रिपीटेड ट्रॉमा हुआ गया है, रिपीटेड इन्हें हर्ट किया गया है। Then we realized कि this is a case of elder abuse. Elder abuse is quite underreported, at least in India, because हम assume करते हैं कि अपने कल्चर में बोला गया है बड़ों का रिस्पेक्ट करो, एंड वी ऑलवेज थिंक कि ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं होती। हम्म बट उस टाइम पे भी रियलाइज्ड कि बहुत बार हम अजम्पशन लेके चलते हैं। कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है हमें ये तकलीफ है, हमारे दिमाग में डायग्नोसिस ऑलरेडी बन जाता है, हम उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। ये पेशेंट का जब हालत देखा तो इट वाज क्वाइट ट्रॉमेटाइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी हम्म आल्सो वाज क्वाइट हम्म ट्रॉमेटाइजिंग। We हम्म involved the police, we involved the authorities. Thankfully, this case had a positive ending. The हम्म person who was hurting that poor old man, he हम्म was taken into custody. हम्म But it takes a great deal of suspicion as well as empathy, कि बहुत हम्म बार ऐसा होता है कि अरे ठीक है ना, मतलब अगर रिलेटिव बोल रहे हैं कि नहीं गलती से गिर गए हैं तो हम ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते। हम्म हमारा काम है ट्रीट करना, तो हम सिर्फ ट्रीट करेंगे। बट हम्म एज डॉक्टर्स एंड एज अ सोसाइटी एज होल, इट इज हम्म इम्पोर्टेंट कि यू शुडंट टर्न अ ब्लाइंड आई। जस्ट बिकॉज तुम हम्म कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, बट हम्म अगर तुम गलत काम देख के शांत भी हो, चुप हो, तो वो भी एक गलत चीज है। सो उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग अप एंड रियलाइजिंग कि एल्डर अब्यूज इज समथिंग जिसके लिए वी हैव टू लुक आउट फॉर। बहुत बार ओल्ड एज पेशेंट्स में हमको लगता है कि अरे ये तो ओल्ड एज की वजह से हुआ होगा, हम्म बट हर चीज एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से होना जरूरी नहीं है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही मतलब इस तरह के केसेस आपके लिए बहुत ही मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही डिफिकल्ट होते होंगे हैंडल करना। डेफिनेटली, बिकॉज इसमें कोई रैशनलाइजेशन नहीं है। हार्ट हम्म अटैक के पेशेंट में तुम बोलते हो कि डाइट अच्छा नहीं था, स्लीप अच्छा नहीं था। बट हम्म जो अब्यूज के केसेस होते हैं, भले ही वो छोटे बच्चे रहे या ओल्ड एज वाले लोग रहे, हम्म इवन पॉइजनिंग्स या होमिसाइड्स जो होते हैं,
उसका हम्म। कोई रैशनल रीजनिंग या कोई लॉजिक या प्रिवेंशन नहीं होता है। हम्म। सो ऐसे केसेस डेफिनेटली दे आर मोर डिफिकल्ट टू कोप अप मेंटली एंड इमोशनली। हम्म। और जैसे छोटे बच्चों के आपके पास जो केसेस आते हैं वो कॉमनली किस चीज के लिए आते हैं इमरजेंसी में? इमरजेंसी में बच्चों के केसेस काफी एक्सीडेंटल काफी केसेस आते हैं। हम्म। सो आई रिमेम्बर कि इन द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन दैट आई वर्कड विद, वहाँ पे सी था बाजू में, तो वी यूज टू गेट अ लॉट ऑफ ड्राउनिंग पेशेंट्स। हम्म। एंड छोटे बच्चे रहते हैं, बीच पे जाते हैं मम्मी पापा के साथ, 2 मिनट नजर घटी और पैर स्लिप हो गया या लो टाइड में हम्म। सी के अंदर चले गए, तो ड्राउनिंग के पेशेंट्स बहुत आते थे। हम्म। दूसरा है कि एक्सीडेंटल चोकिंग जो केसेस होते हैं। सो हम्म। वी हैड दिस यंग 2 ईयर ओल्ड बॉय घर पे था, डैड मॉम साथ में थे। डैड वाज वर्किंग फ्रॉम होम, हम्म। मॉम घंटी बजी दरवाजा खोलने गई। उतने ड्यूरेशन में ये 2 साल के बच्चे ने एक ग्रेप खाने की कोशिश की और उसके वो विंड पाइप में अटक गया ओ एंड द माय चाइल्ड गॉड। कोलैप्स्ड। ओ माय गॉड। थैंकफुली द फादर, उनकी बेस जो कॉर्पोरेट में आई थिंक बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग होता है, हम्म। तो मैंडेटरी ट्रेनिंग की थी फादर ने, एंड ही हैड सम आइडिया कि कैसे चोकिंग विक्टिम्स को हेल्प करना है। सो हम्म। ही उन्होंने बच्चों का सीपीआर किया, चेस्ट कंप्रेशन दिए हम्म। और मुंह में जो ग्रेप अटका हुआ था वो निकालने का कोशिश किया। And miraculously, the child survived. By the time the ambulance came, हम्म। the father was able to remove the grape from the mouth और बच्चे का हार्ट रीस्टार्ट करना और ऑक्सीजन बेसिक बच्चे के ब्रेन को मिल गया, बिकॉज हार्ट रीस्टार्ट हो गया बच्चे का। हम्म। तो ऐसे केसेस भी काफी आते हैं, एक्सीडेंट्स काफी कॉमन है। उसके अलावा एस्थमा एक्सैसर्बेशन, सीजनल एलर्जीज, हम्म। फीवर, ये सब केसेस तो रहते ही है। बट हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो प्रिवेंटेबल हो सकती है। हम्म। और चाइल्ड बच्चों के लिए हमेशा एक सिंपैथी सॉफ्ट स्पॉट सबके दिल में रहता ही है। हम्म। तो ऐसे केसेस में देन वी ट्राई एक्स्ट्रा, वी गो अबव एंड बियॉन्ड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल एंड मच मोर। हम्म। तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन पेरेंट्स को क्या ऐसी दो बातें कहना चाहेंगी जो बच्चे ड्राउनिंग के केसेस की वजह से या इस तरह का जो फूड उन्होंने बच्चों ने खा लिया जिससे उनका फूड पाइप चोक हो गया, तो इस तरह के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी एज एन इमरजेंसी डॉक्टर? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट इस बेसिक चेस्ट कंप्रेशन या रिकग्नाइजिंग कि कब किसी का हार्ट बंद हो गया है। हम्म। So basic life support is something everybody should know. In fact, it is for non-medical people. कि हम्म। अगर तुम्हारे सामने कोई किसी की जान को खतरा है तो तुम उतना तो कर सको कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। एंड हम्म। in fact, मोस्ट हॉस्पिटल्स, मोस्ट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो हम्म। ट्राई करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाते रहें। हम्म। हम भी हमारे नर्सेस से लेके वॉचमैन से लेके जो अटेंडर्स है सबको एटलीस्ट इतना आइडिया रहे, इतना फर्स्ट एड केयर का नॉलेज रहे कि तुम किसी की जान बचा सको। सो पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक माई व्हेन माई कजिन हैड अ बेबी, तो हम्म। द फादर एंड मदर, दे बोथ आस्क्ड मी कि हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखा दो, बेसिक बता दो कि कल के दिन हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो क्या फर्स्ट एड मेजर्स देने हैं। हम्म। एंड these things are quite accessible, मतलब you can watch it on YouTube, like जो हम्म। proper hospitals का educational format होता है। So हम्म। it is quite, the information is out there, you just need to access it. हम्म। तो जैसे कोविड पेंडेमिक में आपको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड आईसीयू की क्या सिचुएशंस थी, तो क्या इम्प्रूवमेंट्स और लेसन्स कोविड-19 पेंडेमिक आईसीयू यूनिट में छोड़कर गई हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Definitely. So the most important lesson that we learned is preparedness, कि हम्म। you have to be prepared. हम्म। बिकॉज जब आईसीयू कोविड के टाइम पे आईसीयू हैड बिकम अ वॉर जोन, हम्म। हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स थे, रिसोर्सेस कम थे। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड हम्म। फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। हम्म। उसके अलावा हमें ये भी चीज समझ में आई कि जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन प्रेजेंस है, उसका हम्म। कोई
उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। हम्म मेडिसिन आर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, हम्म बट एक जो फैमिली का प्रेजेंस है, फैमिली का टच है, इनफैक्ट एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमारा भी जो एम्पैथी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंटल स्ट्रेंथ ट्रांसलेट्स इनटू फिजिकल स्ट्रेंथ। We हम्म have seen old patients survive because of the willpower, or there is no medical explanation, जो miracles बोलते हैं हम्म कि there is no, and there are some people who just give up, and it is easy to give up when हम्म you are in the ICU, especially COVID time में, you are surrounded by strangers, you see so हम्म many people dying around you, हम्म so it is natural to want to give up. हम्म But what matters is the strength that the family provides, the doctor provides, and your own strength. हम्म So these were the important lessons that we learned during COVID. और क्या कोविड टाइम में या उसके बाद भी कभी इमरजेंसी में ऐसा होता है कि कोई सीनियर सिटीजन आए या कोई पेरेंट्स आए और उसके बाद आप उनकी फैमिली को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर नॉट पिकिंग अप द फोन, ऐसा भी क्या कभी होता है? अनफॉर्चुनेटली काफी कॉमन है ये, हम्म काफी बार ऐसा होता है कि जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिया जाता है, या तो वो रीचेबल नहीं होता है या तो आउट ऑफ सर्विस होता है। हम्म एंड उस टाइम काफी टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन बनाने हैं, हम्म काफी चीजें हैं, काफी इंटरवेंशंस है जो हम बिना साइंड कंसेंट के नहीं कर सकते। हम्म वेंटिलेटर हो गया, कुछ टाइप के मेडिसिन देना हो गया, हम्म काफी सेंट्रल लाइन इंसर्शंस, बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसके लिए हमें फैमिली का कंसेंट जरूरी है। तो हम्म उस टाइम में इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। वी हम्म कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बट इट डज अफेक्ट पेशेंट केयर। हम्म। तो वो जो इमरजेंसी में उनको लेकर आते हैं तो उनके परिवार वाले ही लेके आते हैं, बट उसके बाद जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो फोन नहीं पिकअप करते हैं। फोन पिकअप नहीं करते या रीचेबल नहीं होते हैं या जो भी एक्स वाई जेड रीजंस है। हम्म इसलिए वी ऑलवेज इंसिस्ट कि आप हमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स दे दीजिए, ताकि वी आर नॉट एबल टू रीच यू ऑन वन कॉन्टैक्ट, एटलीस्ट वी कैन रीच यू ऑन सम अदर नंबर। एंड यूजुअली मोस्ट आईसीयूज हैव अ पॉलिसी कि एटलीस्ट एक रिलेटिव तो रहना ही चाहिए आउटसाइड, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो डिसीजन मेकिंग में टाइम ना जाए। हम्म। दैट्स राइट। और कोई ऐसी केस या कोई ऐसी स्टोरी आप जो बताना चाहेंगे कि कोई ऐसा पेशेंट आया था जो बहुत ही क्रिटिकली इल हो, बट स्टिल हम्म। ही और शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और उसने एक आपकी लाइफ में बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा, आपने उससे बहुत कुछ लर्न किया? सो ये लास्ट ईयर की बात है। वी हैड अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, हम्म ल्यूकेमिया सर्वाइवर। उसको सेकेंड टाइम ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर हुआ था, एंड उसका कंडीशन काफी खराब था, उसे काफी ब्लड देना पड़ता था एवरी डे। सो जब वो हमारे आईसीयू में आया तो वी हैड टू पुट इन अ सेंट्रल लाइन, एक बड़ा सा कैथेटर नेक के वेन्स में डालना था, ताकि उसे हम बहुत सारी मेडिसिन और ब्लड प्रोडक्ट्स साथ में दे सके। हम्म एंड ही वॉज वेरी एंग्री, तो हम्म बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था, एंड ही किसी को टच करने को अलाउ नहीं कर रहा था। हम्म तो मैं और मेरा जूनियर थे ड्यूटी पे, एंड मैं जूनियर सेड कि ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, काम करते हैं इसको सेडेट कर देते हम्म हैं। एंड यूजुअली अब क्या कर सकते हैं, अगर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसकी जान बचाने के लिए कोई तो सोल्यूशन देखना पड़ेगा। हम्म बट somehow I felt कि let me see इसका प्रॉब्लम क्या है, why is he so angry. So हम्म even there I spoke to him कि क्या प्रॉब्लम है, एंड वो एक तो he was just frustrated, he was tired, इतने दिन हॉस्पिटल में रह के, एंड वो बोला कि मुझे और कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, मुझे घर जाना है। तो मैंने हम्म बोला प्रॉब्लम क्या है। हम्म फिर वो बोलता है धीरे से कि ये जो लाइन डाल रहे हो ये मुझे पहले भी डाला था, और मुझे उसका स्कार रह चुका है, उसका हम्म मार्क है, तो मुझे उसका मार्क नहीं चाहिए। एंड देन आई थॉट कि इस बच्चे की जान जोखिम में है, ही हैज ब्लड कैंसर, हम्म बट उसके माइंड में है कि मुझे स्कार आ जाएगा। हम्म एंड देन इट टर्न्ड आउट कि वो जो एंग्री बच्चे के अंदर एक डरा हुआ बच्चा था, हम्म एंड उसको वो रिमाइंडर नहीं चाहिए था, लाइफ लॉन्ग रिमाइंडर उसके लाइफ के वर्स्ट टाइम का। देन वी टोल्ड हिम कि नहीं नहीं नहीं, स्कार नहीं आएगा, तू टेंशन मत ले। एंड देन ही गेव अस द परमिशन, उसको सेंट्रल लाइन वगैरह सब डाला,
और उसके बाद में वो इतना फ्री हो गया कि उसके इंटरेस्ट, उसकी बर्थडेज, क्रिकेट, और ही वाज टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स. एंड देन ही टॉट मी कि मोस्ट ऑफ अस हम पेशेंट्स को एज बेड नंबर्स या केस फाइल्स देखते हैं, बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स होते हैं और तुम हर किसी से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते. अगर हर हम्म। किसी से इन्वॉल्व हो गए तो तुम अपना काम नहीं कर पाओगे एज अ डॉक्टर. हम्म। बट वो बच्चे को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ पेशेंट्स, दे फाइट सो हार्ड हम्म। एंड द एंगर इज जस्ट अ फ्रंट. उसके हम्म। पीछे देर इज अ स्कैर्ड पर्सन, a हम्म। person who has been through so much, so many medical treatments and needles. हम्म। So he taught me कि you need to see behind the mask and not assume things, हम्म। and not treat everybody as a bed or a case file. They हम्म। are humans, and sometimes it is difficult as doctors कि हर किसी के लिए empathy create करना. But it is very important to treat them as human beings and not just patients. हम्म। तो कोई एक ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगे उन फैमिलीज को जिनके पेशेंट्स आईसीयू में हैं? Uh, Definitely. So I have been on both sides. I have been a doctor, I have been a patient, हम्म। and एक patient का relative. Being a relative or a family member is a very challenging thing. उसके लिए हम्म। बहुत strength लगता है, बहुत patience लगता है. हम्म। So the advice I can give is कि patience and faith is very important. हम्म। बहुत बार लगता है कि कैसे होगा, या गिव अप करने की इच्छा होती है. बहुत बार लगता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, हम हमारे पेशेंट को दूसरी जगह लेके जाएंगे, या तो हम अभी ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा है. हम्म। बट कभी कभी पेशेंस पेज ऑफ. वी हैव हम्म। सीन मेनी पेशेंट्स, स्पेशली अगर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें बोलता है कि लेट्स वेट या लेट्स गिव दिस टाइम. सो हम्म। लिसन टू योर डॉक्टर्स, हम्म। because they know more, and they have seen many cases like these. हम्म। So patience as well as understanding, that is the most important thing. And दूसरा चीज है कि खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है. मैं हम्म। देखती हूँ काफी रिलेटिव्स रात भर नहीं सोए हैं, और फिर दिन में हम उनसे बात करते हैं या उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो काफी लोग हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, या हम्म। काफी लोगों का खुद हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. काफी बार ऐसा होता है कि एक बेड पे एक पेशेंट है और उसका क्लोज रिलेटिव उसके बाजू वाले बेड पे आ गया है. सो हम्म। इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हॉस्पिटल. यहाँ पे स्लीपिंग का प्रॉब्लम है, फूड का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है. तो खुद का ध्यान रखना भी इतना जरूरी है. पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनेंगे तो ही तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे. हम्म। तो आपके आईसीयू में कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी होते होंगे, आपको शेयर करना चाहेंगी? डेफिनेटली. सो हम कोई पेशेंट जो फाइनली डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए हम बलून्स लगाते हैं. बहुत बार उनके लिए म्यूजिक प्ले करते हैं. काफी बार फेस्टिवल्स है, जैसे क्रिसमस हो गया या ईद हो गया या दिवाली हो गया, तो हम हॉस्पिटल या आईसीयू क्यूबिकल्स डेकोरेट करते हैं. बिकॉज त्योहारों का टाइम सबसे डिफिकल्ट होता है पेशेंट्स हम्म। एज वेल एज रिलेटिव्स के लिए. सो हम्म। हम ट्राई करते हैं कि थोड़ी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे क्रिएट करें कि उनको भी, पेशेंट्स एज वेल एज रिलेटिव्स को, लेफ्ट आउट या मिसिंग आउट कम फील हो. हम्म। एंड काफी बार हम सिस्टर्स, बहुत नर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम्म। नर्सेज डू हेल्प अ लॉट. सो हम्म। नर्सेस विल प्ले सॉन्ग्स, या फिर वो मस्ती मजाक करेंगे पेशेंट्स के साथ में, इनफैक्ट रिलेटिव्स के साथ में भी, टू जस्ट cheer them up. हम्म। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करके वी डू ट्राई कि सबका मोरल अच्छा रहे. और ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप कभी भी नहीं करना चाहेंगे एज एन इमरजेंसी डॉक्टर? एज एन इमरजेंसी डॉक्टर, सबसे पहले व्हाट्सएप, एंड नॉट जस्ट व्हाट्सएप, एनी सोशल मीडिया पे जो हेल्थ ट्रेंड्स आते हैं, जो हम्म। फैड्स आते हैं, वो मैं कभी फॉलो नहीं करना चाहूंगी. हम्म। जब तक कि कोई चीज का मेडिकल बेसिस नहीं है या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, हम्म। आई वुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो देम.
दूसरा चीजें, काफी चीजें हर्बल और आयुर्वेदिक ब्रांड के नीचे मार्केट की जाती है, हम्म। एंड यूजुअली दे आर स्कैम्स। हम्म। हमारे पास वी गेट सो मेनी पेशेंट्स विथ लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, जिनको डायलिसिस लाइफ लॉन्ग जरूरत होती है, हम्म। बिकॉज वो नेचुरल और ऑर्गेनिक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है कि सब लोगों को लगता है अरे ये तो सेफ है, बट हम्म। ये ऐसे वर्ड्स है जो सिर्फ तुमको मार्केटिंग के लिए और गुमराह करने को यूज किए जाते हैं। हम्म। नॉट एवरी नेचुरल और ऑर्गेनिक थिंग इज सेफ, हम्म। तो आई वुड नेवर कंज्यूम थिंग्स लाइक दैट। एंड थर्ड एंड मोस्ट important इज लाइफस्टाइल। हम्म। I would never smoke. I would take care of my health. हम्म। एंड कभी कभी डिफिकल्ट होता है, बोलना बहुत इजी है कि 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक करो और हमेशा अच्छा खाओ, बट वी हम्म। डू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट मेंटेनिंग अ बैलेंस, कि हम्म। जितना पॉसिबल हो सके एक बैलेंस बना के, एक हम्म। कॉन्शियस ईटिंग, एक माइंडफुल ईटिंग और एक माइंडफुल स्टेट ऑफ लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो वो क्या होगी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज हेल्थ। हम्म। एक बार हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, सो देन नथिंग एल्स मैटर्स। द हम्म। मनी, एंगर, whatever other priorities you have in life, हम्म। everything falls short जब हम्म। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है। सो हम्म। खुद को, खुद के हेल्थ को और अपने लव्ड वंस के हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज हेल्थ के आगे और लाइफ के आगे कुछ भी नहीं। और क्या कई बार ये ऐसा भी होता है कि कोई आपके डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर आता है टू डिस्चार्ज द पेशेंट, कि नहीं नहीं अब तो ये ठीक लग रहा है, अब इसको डिस्चार्ज कर दीजिए, तो ऐसा भी होता है क्या? अनफॉर्चुनेटली ऐसा काफी बार होता है। हम्म। यूजुअली मैंने देखा है पर्सनली कि जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हम्म। काफी समझदार होते हैं। वो डे वन से पेशेंट के साथ में होते हैं, तो उनको पता होता है कि हम्म। क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। हम्म। डॉक्टर्स से भी उनका कंटिन्यूसली बात होता है। हम्म। प्रॉब्लम आती है जो बीमारी के 5वें दिन या 10वें दिन, जो एक दूर के काका या दूर का कोई कजिन या दूर का कोई वेटनरी डॉक्टर या कोई दूसरे स्पेशलिटी का डॉक्टर सडनली आता है और फिर वो डोमिनेट करता है कि अरे नहीं नहीं सब ठीक है, हमें डिस्चार्ज करो, या हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हमें घर पे लेके जाना है, या हम्म। हमको और ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। एंड हम्म। सडनली जो चीज आराम से शांति से चलते रहती है, वो सडनली एक एक्सटेंडेड डिस्टेंट रिलेटिव्स के डोमिनेशन से फैमिली भी थोड़ा ये हो जाती, श्रिंक हो जाती है। एंड हम्म। अनफॉर्चुनेटली एज डॉक्टर्स हम एडवाइस कर सकते हैं, बट अगर कोई अब बोल रहा है हमें और ट्रीटमेंट नहीं करवानी है या हमें घर लेके जाना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कन्विंस कर सकते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन रेस्ट्स ऑन द फैमिली। हम्म। So it is important कि if you are not happy with medical care somewhere, which is हम्म। also acceptable, हम्म। instead of deciding to give up or take your patient at home, हम्म। आप ट्रीटिंग डॉक्टर चेंज कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल चेंज कर सकते हैं, हम्म। बट गिव अप करना अनलेस एंड अंटिल योर डॉक्टर एडवाइसेस यू सो, या फिर सब कुछ छोड़ के पेशेंट को घर लेके जाना, ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। हम्म। अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, हम्म। बट एक ब्लैंकेट रूल ये है कि सारा इंफॉर्मेशन लेके सब सोच समझ के ही डिसीजन बनाना जरूरी है। सो हम्म। हीट ऑफ द मोमेंट में आके, गुस्से में आके या इमोशंस में आके डिसीजंस ना लेना इज अ गुड थिंग हम्म। फॉर द पेशेंट। मैंने बहुत बार ये ऐसा सुना है कि अगर किसी का पेशेंट है, कोई रिलेटिव है, कोई अपना है, ही इज ऑन वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट, तो बहुत बार ये बोला जाता है कि हॉस्पिटल वाले सिर्फ पैसा बनाने के लिए या उस पे उन्हें रख रखा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इस तरह का चीजें क्या आपके हॉस्पिटल में भी होती हैं ऐसी चीजें? तो आपका उन लोगों को क्या कहना है? आई अंडरस्टैंड, मैं हम्म। समझ सकती हूँ, क्योंकि हम्म। ऑनेस्टली आईसीयू केयर इज क्वाइट एक्सपेंसिव, हम्म। एंड इवन विथ मेडिकल इंश्योरेंस हम्म। आईसीयू के मेडिसिन या आईसीयू के चार्जेस हम्म। काफी एक्सपेंसिव होते हैं। हम्म। एंड ये एक नॉर्मल चीज है, एक डाउट आना या फिर uh, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाना कि कुछ नहीं हो रहा है और इतने दिनों से हमारा पेशेंट है वेंटिलेटर पे। बट इसके लिए हम वी ऑल्सो मेक श्योर कि मल्टीपल डॉक्टर्स इन्वॉल्व है,
पेशेंट केयर में। मोस्ट हॉस्पिटल्स, एटलीस्ट जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो डॉक्टर्स को एक स्पेसिफाइड सैलरी देते हैं, तो ज्यादा दिन पेशेंट्स को रख के हमारा कोई पर्सनल फायदा तो है नहीं। और हम्म। अगर डाउट है तो रिलेटिव्स, हम वी ऑलवेज एनकरेज रिलेटिव्स कि आप क्वेश्चंस पूछिए। हम्म। आपको कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो अज्यूम ना करे बिना आप क्वेश्चंस पूछिए। अगर हम्म। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप डॉक्टर्स चेंज कर सकते हैं। हम्म। बट कुछ अजम्पशंस जो है, कुछ अजम्पशंस जानलेवा हो सकते हैं। हम्म। तो इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज की। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुप्रिया। आई थिंक आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी हमें अपनी पर्सनल स्टोरीज बताई हैं इमरजेंसी केयर यूनिट की, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।